जय हिंद दोस्तों। मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट 10 हमारी स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको जैसे कि कहा था कि हम यूनिट 10 पढ़ेंगे और उसके बाद हम आलोचना में प्रवेश करेंगे और गद्य साहित्य में जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं उन चीज़ों पर हम ध्यान लगाएंगे। तो आज बुंदेली से स्टार्ट कर रहे हैं। बुंदेली चलेगी पहले, फिर हम मालवी, बघेली, निमाड़ी चारों को लेके चलेंगे। इनके साहित्यकार भी मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बुंदेली का परिचय पढ़ेंगे, बुंदेली का नामकरण पढ़ेंगे, उसके बाद साहित्य पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की बोलियों में सबसे पहले हम बुंदेली पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि बुंदेली जो नाम है वो इस कारण पड़ा कि एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, अगर मध्य प्रदेश बना दिया जाए, एक मोटा मोटा मैंने मध्य प्रदेश बना दिया, हंसना मत बस, है ना। ये मध्य प्रदेश है। अगर मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो क्षेत्र ए है। अगर इस क्षेत्र को हम अगर ऐसा बना लें तो ये जो क्षेत्र है इसको ही हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं मुख्यतः। ऐसा मतलब ये जो क्षेत्र है यहां पर बुंदेलाओं का शासन रहता था। बुंदेल या बुंदेला राजपूतों का शासन था यहां पर। और मुख्य रूप से कहां पर था तो आप देखेंगे कि ओरछा में भी बुंदेला थे, है ना। बुंदेला शासक थे, वीर सिंह बुंदेला, इंद्र सिंह जी बुंदेला, मधुकर शाह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, इनके नाम सुने ही होंगे आपने। फिर आप पन्ना और छतरपुर तरफ आ जाते हैं तो पन्ना और छतरपुर में भी महाराज छत्रसाल बुंदेला, चंपत राय बुंदेला, ये भी यहाँ पर बुंदेला शासक रहे हैं। दतिया में आप आ जाते हैं तो पृथ्वी सिंह बुंदेला वहां के जागीरदार रहे हैं। तो यहाँ पर बुंदेला जो शासक थे उनका राजपूत शासन, जो बुंदेला राजपूत थे उनका शासन था। इस बुंदेलों राजपूतों के शासन के कारण ही इस क्षेत्र को नाम दिया गया बुंदेलखंड। इसलिए इसे क्या कहा गया? बुंदेलखंड कहा गया। और इस बुंदेलखंड की जो भाषा है उसको कहा गया बुंदेली। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली का नामकरण क्यों हुआ, तो राजपूत जो शासक हैं उनके शासन के कारण वहां पर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की भाषा को बुंदेली कहा गया। ये जो आप बुंदेली क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर जो बुंदेली बोली जाती है, बुंदेली का केवल इतना ही क्षेत्र नहीं है, बुंदेली यहां पर भी बोली जाती है। तो जो यहां वाला क्षेत्र है यहां पर भी बुंदेली बोली जाती है। बैतूल तक बुंदेली बोली जाती है। आप बैतूल में और बालाघाट में जाइएगा तो यहां पर लोंधाती, ये उपबोली है बुंदेली की, ये यहां पर बोली जाती है। तो यहां भी बुंदेली बोली जाती है, भोपाल में भी बुंदेली बोली जाती है। यहां जो ग्वालियर है, ग्वालियर में भी बुंदेली बोली जाती है, लेकिन ब्रज का मिश्रण अधिक हो जाता है तो ब्रज मिश्रित बुंदेली यहां पर बोली जाती है। होशंगाबाद, नर्मदापुरम तक बुंदेली बोली जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, जहां जहां नर्मदा मैया की सीमा आती है वहां वहां तक बुंदेली बोली जाती है। तो बुंदेली का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसका जो हमको साहित्य है वो भी पुराने समय से ही, आदिकाल से ही लिखना प्रारंभ हो गया था और तभी से हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं। बुंदेली जो भाषा है इसकी अगर प्रकृति कहा जाए कि प्रकृति कैसी है इसकी, तो औकारात्मक है। ये अभी मैं समझाऊंगा कि होता क्या है, लेकिन चलते हैं इसके और फैक्टों पर। चलिए, पश्चिमी हिंदी की बोली है जो छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, शिवपुरी, गुना, झांसी, ललितपुर, विदिशा, अशोकनगर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। मैंने अभी कहा इसके बाद ही वो बैतूल में बोली जाती है। अगर बैतूल की बोली पूछे तो वो उपबोली है लोंधाती, आपको याद रखना है। यह इसे बुंदेली कहते हैं। अब आपको याद रखना है कि हमने जब हिंदी का विकास पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। हम एक काम करते हैं, 5 उपभाषाएं बना ही लेते हैं, हिंदी की उपभाषाएं। और ये क्वेश्चन तो खड़े बैठे में कभी भी आ सकता है। तो एक तो थी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आती है बघेली जो हम पढ़ेंगे आगे चलकर। दूसरी आती है अवधी और तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी में आती हैं। फिर आती है पश्चिमी हिंदी, है ना।
5 हैं इसकी, याद रखना, 5 में से 2 हम अभी लिख ले रहे हैं। इसमें आती है बुंदेली, इसी में आती है खड़ी बोली, इसी में आती है कन्नौजी, इसी में आती है ब्रज, और इसी में आती है हरियाणवी। ये मैंने आपको हिंदी के विकास में पढ़ाया है ना। नमस्ते, ये मैंने आपको हिंदी के विकास में पढ़ाया है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि बुंदेली किस उपवर्ग की भाषा है, तो ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, आपको सीधा सा जवाब देना है। अब चलते हैं, तो पश्चिमी हिंदी की बोली है, पहला आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी भी आती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, ओरछा, निवाड़ी, गुना, सागर, ललितपुर, विदिशा, अशोकनगर इत्यादि में बोली जाती है। पन्ना में भी बोली जाती है। ओरछा विशेष रूप से याद रखना है, जो अब कहां पहुंच गया है, निवाड़ी में पहुंच गया है, तो यहां भी बोली जाती है। इसका नामकरण किसने किया था, यह आपको बहुत तरीके से याद रखना है कि नामकरण कौन करते हैं इसका, जॉर्ज ग्रेसन करते हैं। कौन करते हैं, जॉर्ज ग्रेसन। हाँ बिल्कुल अनुज जी, तो जॉर्ज ग्रेसन ने इसका नामकरण किया था। जॉर्ज ग्रेसन ने क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज ग्रेसन ने 1893 से 1927 के बीच में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। और इस पुस्तक के उन्होंने 27 पार्ट निकाले थे, 27 भाग निकाले थे। 1893 में लिखी गई थी ये पुस्तक, 94 भी आता है, तो 1893-94 से इस पुस्तक को लिखा गया था। इस पुस्तक में ही सबसे पहले इन्होंने इसका नामकरण किया था। तो इन्होंने भारत की भाषाओं पर सर्वे किया था, और भारत की भाषा और बोलियों पर सर्वे करने के कारण कई बोलियों के जो नाम नहीं थे लेकिन बोली जाती थी, तो इन्होंने उसका क्या किया, नामकरण किया। तो याद रखना है कि जॉर्ज ग्रेसन महोदय ने इसका नामकरण किया था। और ये क्वेश्चन कई बार छपा है नेट के एग्जाम में कि बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया था, तो जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। बुंदेलखंड में बोली जाने के कारण इसका नाम बुंदेली रखा गया, जो मैं बता ही चुका हूं। धीरेन्द्र वर्मा जो भाषाविद रहे हैं, व्याकरणविद रहे हैं और साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने कहा कि बुंदेली और कन्नौजी दोनों ही ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। इसको याद करिएगा, क्योंकि अगर इनका नाम देकर कभी पूछ लिया जाए कि किसने कहा था कि बुंदेली और कन्नौजी दोनों ही ब्रज भाषा की उपबोली हैं, ब्रज की उपबोली हैं, तो आपको बताना धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ऐसा कहा। भूभाग के आधार पर बुंदेली एक समृद्ध बोली है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। पवारी, ये पवारी है। लोधाती, बनाफरी, खटोला, निमय, कुंदी, मदौरी इत्यादि बुंदेली की उपबोलियां हैं। इनके नाम याद रखने हैं, कभी भी पूछ लेंगे। पवारी कहां बोली जाती है, तो दतिया में बोली जाती है। लोधाती कहां बोली जाती है, मैं बता ही चुका हूं आपको। ऐसे ही अगर आपसे पूछें कि बनाफरी कहां बोली जाती है, तो बनाफुरी छतरपुर महोबा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, जहां पर जगनिक महोदय थे। जहां पर कौन थे, जागनिक महोदय थे, वहां पर ही बोली जाती है। है ना। इसमें एक और आती है भदावरी और तोमरगढ़ी। तो भदावरी कहां बोली जाती है, तो भदावरी बोली जाती है चंबल वाले क्षेत्र में, गुना तक फैली हुई है। ये ब्रज भाषा तथा हरौती क्षेत्र के पूर्व में बोली जाती है। तो ये ब्रज भाषा से सटकर बोली जाती है। कौन सी है, भदावरी, और एक और है तोमरगढ़ी। इन दोनों को भी याद कर लीजिए, कभी भी पूछ लेंगे, भदावरी और तोमरगढ़ी। भदावरी और तोमरगढ़ी, ठीक है। भदावरी कहां बोली जाती है, चंबल के क्षेत्र में। इसका नाम भदावरी क्यों पड़ा, तो भदावर के कारण इसका नाम भदावरी पड़ गया। और तोमरगढ़ी मुरैना वाले क्षेत्र में बोली जाती है, तोमरों के क्षेत्र के कारण इसको बोला जाता है। तो ये भी इसकी बोलियां हैं। जागनिक द्वारा रचित परमार रासो बुंदेली बोली की मुख्य रचना है, जिसमें आला बनाफरी में लिखा गया। तो बनाफरी किस में लिखा गया, तो बुंदेली की एक उपबोली है बनाफरी, जो मैंने बताया था कि छतरपुर, सागर, दमोह, महोबा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसी बनाफरी में क्या लिखा है उन्होंने, आला लिखा है। आला पर अभी और चर्चा करेंगे इसके बाद। यह बुंदेली मुख्यतः
सागर छतरपुर ये क्षेत्र है जो मैंने अभी बताया था, होशंगाबाद तक बोली जाती है। ख्यालीराम, ईसुरी और गंगाधर ब्यास को बुंदेली की बृहत्त्रयी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, कौन कौन आते हैं बृहत्त्रयी में, तो ख्यालीराम आते हैं, ईसुरी आते हैं और गंगाधर व्यास आते हैं। इन तीनों को बुंदेली का बृहत्त्रयी कहा जाता है। ईसुरी कौन है, तो फागों के जनक माने जाते हैं। गंगाधर व्यास के बारे में अभी चर्चा करेंगे। कौन कौन है, ख्यालीराम है, ईसुरी है और गंगाधर हैं। ख्याली, ईसुरी और गंगा, इन तीनों को बृहत्त्रयी कहा जाता है बुंदेली का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर ने बुंदेली का उल्लेख किया है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले बुंदेली का उल्लेख किसने किया, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर ने बुंदेली का उल्लेख किया था। इसके अलावा कहां किया गया, तो आपको बता दें कि जागनिक ने परमाल रासो लिखा ही है, वो भी बुंदेली में लिखा गया। और मध्यकाल से कई सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने बुंदेली में रचनाएं की। केशव भूषण लाल कवि बुंदेली के कवि है, हम जानते हैं बुंदेली के क्षेत्र में ही रहे। इसमें पद्माकर और शामिल कर लीजिए। ईसुरी की फागें प्रसिद्ध हैं। इन फागों के संकलनकर्ता कौन है, इनका नाम याद कर लीजिए। अभी हालांकि हम और चर्चा करेंगे ईसुरी पर, जब साहित्यकार आएंगे तब हम और चर्चा करेंगे। ये याद कर लीजिए, कृष्णानंद गुप्त ईसुरी के फागों के संकलनकर्ता हैं। हालांकि और भी संकलनकर्ता हैं इनके, जिन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। परमार रासो बुंदेली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसको हिंदी साहित्य में स्थान मिला। केदारनाथ अग्रवाल बुंदेली भूमि पर जन्मे एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने युग की गंगा, नींद के बादल, हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी इत्यादि रचनाएं की। तो केदारनाथ अग्रवाल, इनको भी याद रखिएगा। ये भी बुंदेली बस्ती जिले में जन्म हुआ था इनका। और भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, ये भी कहां जन्मे हैं, बुंदेली भूमि पर जन्मे हैं। और कौन जन्मा है, मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव झांसी, है ना। और ये है माधव शुक्ल मनोज, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, इनकी रचनाओं पर। गंगाधर व्यास वही हैं जो ईसुरी, ख्यालीराम और गंगाधर व्यास ये बृहत्त्रयी में आते हैं। भरतरी चरी, चंद्रावली का झूला, रामा दशमवेद कथा, जामंती का विवाह, ब्रजगमन लीला, द्वारका अष्टायाम, गौ महात्म, हनुमत पचीसी, व्यंगार्थ पताका, नीति मंजरी, विश्वनाथ पताका, सत्योपाखान आदि इनकी रचनाएं हैं। और शेर, इनको शेर साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। इसको भी याद कर लीजिए, इनको शेर साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। शेर साहित्य का, इनके बारे में खास चर्चा है। तो ये तो ही भाषा की मोटी मोटी जानकारी। अब हम चलते हैं हमारे साहित्यकारों की ओर, जो इस भाषा के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। तो हम जागनिक से ही प्रारंभ करेंगे और जागनिक से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि बहुत से साहित्यकारों को हम हिंदी साहित्य में पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, जागनिक पर। इन पर जो हम पढ़ चुके हैं उन पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक दो पंक्ति में आपको लिखवाऊंगा उनकी, क्योंकि कभी भी पूछ लेंगे। ये इसके व्याकरणिक व्यवस्थाएं हैं जो हमें इतना ध्यान नहीं रखना। आगे चलते हैं। बुंदेली के लोक साहित्यकार, देखो भैया, इसके क्या है, नोट्स बना लियो, है ना। जो मैं यहां लिखवा रहा हूं उनके नोट्स बना लेना, जो लिखा हुआ है वो तो आपको मिल जाएगा। नंबर 1 है जागनिक। अच्छा, जागनिक के मत में थोड़ा सा मतभेद ये है कि जागनिक को कहां का निवासी माना जाए। इनको गुजरात का निवासी भी माना जाता है और कुछ लोग इन्हें गुजरात का निवासी मानते हैं। तो दो जगह का मानते हैं। कोई कहता है गुजरात में जन्मे थे और कुछ विद्वान इन्हें राजस्थान में जन्मा मानते हैं। लेकिन एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है गौरी शंकर द्विवेदी। गौरी शंकर द्विवेदी कहते हैं कि महोबा में ही इनका जन्म हुआ था। तो जागनिक को कोई राजस्थान में जन्मा मानता है, कोई गुजरात में मानता है, कोई मध्य प्रदेश में मानता है। तो मैं यहां लिख देता हूं गौरी शंकर द्विवेदी।
गौरी शंकर द्विवेदी। अब मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को कभी भी पूछा जा सकता है। कौन सी है? बुंदेली वैभव, बुंदेली वैभव। और इस बुंदेली वैभव में आपने बताया है कि इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। अब इस पॉइंट को याद करने से आपको दो चीजें पता चल जाएंगी। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बुंदेली वैभव रचना किसकी है, बहुत पूछी जाती है ऐसी रचनाएं, तो बुंदेली वैभव जो रचना है वो गौरी शंकर द्विवेदी की है। इसी बुंदेली वैभव में मानते हैं कि याज्ञनिक का जन्म बुंदेलखंड में ही हुआ था, और बुंदेलखंड में कहां हुआ था, तो ये भी मानते हैं कि महोबा में ही हुआ था, है ना। दूसरे हैं नर्मदा प्रसाद गुप्त, ये भी बुंदेलखंड का ही मूल्यवासी मानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बुंदेली भाषा में, उस ग्रंथ का नाम है परमाल रासो, परमाल रासो। ये जो चंदेल राजा हैं, महोबा, जो बुंदेलखंड पे शासन था, महोबा वाले क्षेत्र में चंदेल राजाओं पर लिखा गया, चंदेल राजाओं पर लिखा गया था। इसके साथ ही इसी में एक खंड है जिसका नाम है आलाह खंड, और आलाह खंड जो है वो आलाह और ऊदल पर लिखा गया, आला और ऊदल पर लिखा गया। इसमें 52 युद्धों का वर्णन है, 52 युद्धों का वर्णन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस छंद में लिखा है, तो ये जो है वो आलाह छंद में लिखा गया है। किस में लिखा गया? आलाह छंद में लिखा गया। आला छंद में 31 मात्रा होती हैं, सममात्रिक छंद होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आला खंड किस छंद में लिखा गया, तो आला ही छंद में लिखा गया। 31 मात्राओं का सममात्रिक छंद होता है। आला खंड में आला और ऊदल के 52 युद्धों का वर्णन है। दूसरा, ये किस रस पे लिखा गया? बी रस पे लिखा गया। इसका सबसे पहले प्रकाशन किसने किया? तो इसका सबसे पहले प्रकाशन किया है चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट महोदय ने 1865 में आला खंड का प्रकाशन किया था। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा से परमाल रासो के नाम से इसको प्रकाशित करवाया। अब इनकी कुछ पंक्तियां अपन देख लेते हैं। पंक्तियां कभी भी जो बहुत फेमस हैं वो पंक्तियां मैं आपको बता देता हूं। कुछ कुछ अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि याद रखना आवश्यक है। तो पंक्ति क्या है? खटखट खटखट तेगा बाजे, खटखट खटखट तेगा बाजे, छपक छपक चले तलवार। ये किसकी पंक्ति है? तो ये आलाह खंड की पंक्ति है। खटखट खटखट तेगा बाजे, बोले छपक छपक तलवार, बोले छपक छपक तलवार। ये पंक्तियां लिखते चलना, कभी भी आपसे पूछ ली जाएंगी। डोली धरती धौंसा धमके, सूरज रहे धुंध में छाए, सावन चिरैया ना घर छोड़े, ना बंजारा बनिज को जाए। तो और लिख लीजिए। डोली धरती धौंसा धमके, सूरज रहे धुंध में छाए, सूरज रहे धुंध में छाए, सावन चिरैया ना घर छोड़े, सावन चिरैया
ना घर छोड़े, ना बंजारा बनिज को जाए। ये पंक्तियां हैं। इसमें श्रृंगार भी आया है, लेकिन श्रृंगार उसी मात्रा में आया है जो वीरता में सहायक करता है। श्रृंगार की भी एक पंक्ति मैं आपको लिखवा देता हूं। सावन सूनो है बदली बिन, सूनो कमल बिना है ताल, रैन बिन सूनी, रैन तो सूनी है चंदा बिन, कंत बिना है सूनी नार। ये इसी की पंक्ति है। चलिए चले आगे। सावन सूनो है बदली बिन, बदली मतलब बादल। सावन सूनो है बदली बिन, सूनो कमल बिना है ताल, सूनो कमल बिना है ताल, रहना तो सूनी है चंदा बिन। कंत बिना है सूनी नार। नार का मतलब होता है स्त्री, है ना। ये भी उसी की पंक्ति है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन कर रहे हैं। कब होता है? जब लाखन युद्ध पे जा रहे होते हैं, तो उस समय उनकी जो पत्नी है कुसुम, वो इस बात को कहती हैं, कुसुमा, है ना, वो इस बात को कहती हैं। सावन सूनो है कदली बिन, सूनो कमल बिना है ताल, रहना तो सूनी है चंदा बिन, कंत बिना है सूनी नार। रहना मतलब रात, ताल मतलब सरोवर, तालाब। चलिए मैं आलाखंड को सुना देता हूं आपको। सुमरन करके नारायण को और गणपति के चरण मनाए, कहो मनोवा अब आला को, सारद मुंह को हो सहाय। यही वाली जो लय है, इसी में पूरा आला गाया जाता है। अगर वर्तमान में आपसे पूछें कि वर्तमान में आला की सबसे बड़े गायक कौन है, तो संजू बघेल गायिका हैं, वर्तमान में आला गाती हैं। माहल राजा की चुगली में बारंबाट बहे परमाल, आला छाए गढ़कनऊ में महूबे विपत रही सब काल। तो ऐसा डंका बाजे गढ़ दिल्ली में, लश्कर तुरंत होए तैयार, बाजे नगाड़ा तब लश्कर में, छत्री सबे भय होशियार। पहले डंका में जिन बंदी, दूजे हाथ लहे हथियार, तीजा डंका में बाजत हैं खन छत्री, फाद भय अवसार। इस प्रकार से पूरा गाया जाता है। चलिए अब हमारे अगले साहित्यकार हैं ईसुरी। ईसुरी लोक साहित्यकार में दूसरे हैं ईसुरी। मैं हाथ से इसलिए लिख रहा हूं कि
आप लोगों में से किसी ने कहा था कि सर कुछ चीजें हाथ से लिख के पढ़ा दीजिए, जल्दी याद हो जाती हैं और नोट्स बन जाते हैं। तो वही प्रयास हम कर रहे हैं। ईश्वरी, ईश्वरी का जन्म भी बुंदेलखंड में हुआ था, लेकिन जिनके जन्म को निश्चित नहीं कर पा रहे कि बुंदेलखंड में कहां हुआ था, है ना। और कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वरी का जन्म जो है वो झांसी जिले के महुरानीपुर जो जनपद था उसके मेडकी गांव में हुआ था। तो हम लिख लेते हैं कहां पर हुआ है, झांसी के मऊरानीपुर के मेडकी गांव में। मेडकी गांव में जन्म हुआ था आपका। बस आपके अब बीवी बच्चों के बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे, उतनी चर्चा में नहीं करनी। इनके जन्म के समय को लेकर इनका ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि जन्म का समय कब हुआ था। जन्म का समय गौरी शंकर द्विवेदी जिन्होंने बुंदेली वैभव लिखा है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने माना है कि 1824 में जन्म हुआ था। तो लिखना हो तो गौरी शंकर द्विवेदी मानते हैं, गौरी शंकर द्विवेदी। अब ये कौन है, अब आपको पता चल गया है। इनकी पुस्तक है बुंदेली वैभव, इसको रट लियो, कभी भी पूछ लेंगे और शायद इस बार पूछ ले। बुंदेली वैभव में 1824 सन और विक्रम संवत अगर पूछें तो 1881 विक्रम संवत माना है ना। तो ये माना है इनका जन्म। अब इनके बारे में भी ऐसी बहुत सारी चीजें प्रसारित हो गई कि जो चमत्कारिक लगती हैं, लेकिन हमारे विशिष्ट कवि हैं और इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, इन्होंने फागें कही हैं और फागों का बाद में प्रकाशन किया गया बहुत से लोगों के द्वारा। एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कृष्णकांत के द्वारा, उनने भी किया है, और भी लोगों ने कई फागों का इनका प्रकाशन किया है। इन्होंने कौन सी फागें लिखी हैं, चौकड़िया फागें लिखी हैं। इन्होंने चौकड़िया फागें लिखी हैं। इसका संपादन बहुत से लोगों ने किया है। तो गौरीशंकर द्विवेदी ने ईश्वरी प्रकाश किया, श्री घनश्याम कश्यप ने ईश्वरी की फागों नाम से किया, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर ने ईश्वरी शीर्षक से इनकी फागों का संग्रह प्रकाशित करवाया, श्री राम नारायण शर्मा का महाकवि ईश्वरी बुंदेली काव्य प्रकाशित है, अशोक वर्मा ने श्री गुण सागर सत्यार्थी के संयोग से ईश्वरी की लगभग 700 चौकड़ियों का संग्रह ईश्वरी सत्सई के नाम से करवाया। ये मैं सभी नाम आपको लिख देता हूं ताकि आप इनको याद कर लें, क्या पता कब पूछ लें कि किस नाम से किसने किया था। तो पहले तो हम गौरी शंकर ले लेते हैं जिन्होंने बुंदेली वैभव लिखा, गौरी शंकर द्विवेदी। और इन्होंने किस नाम से करवाया था, तो इन्होंने नाम से करवाया था ईश्वरी प्रकाश। दूसरे हम ले लेते हैं श्री घनश्याम कश्यप, इन्होंने किस नाम से किया, तो इन्होंने किया ईश्वरी की फागें, ईश्वरी की फागें। नंबर 3 डॉक्टर लोकेंद्र, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर, इन्होंने किस नाम से किया, तो ईश्वरी शीर्षक से ही किया है इन्होंने ईश्वरी फागों का संग्रह। अगले कौन है, डॉक्टर राम नारायण शर्मा, इन्होंने महाकवि ईश्वरी लिखा है। डॉक्टर राम नारायण
शर्मा, इन्होंने महाकवि ईश्वरी लिखा है। महाकवि ईश्वरी लिखा है। और कौन है? तो श्री अशोक शर्मा हैं, इन्होंने ईश्वरी सतसई, अशोक शर्मा, इन्होंने लिखा है ईश्वरी सतसई, क्योंकि इसमें 700 चौकड़ियां हैं, है ना, इसलिए ये है। अब ईश्वरी महोदय ने हर प्रकार की फागें लिखी हैं। एक तो लोक जीवन से संबंधित लिखी हैं, प्रकृति से संबंधित लिखी हैं, पर्यावरण और नीति से संबंधित लिखी हैं, श्रृंगार परक फागें लिखी हैं। अखियां जब काऊ से लगती, सब सब रात न जगती, झपती नहीं झीम ना आवे, का उन सीधे भगती। इस प्रकार की तो इन्होंने सभी प्रकार की भक्ति परक भी लिखी हैं। रसना राम नाम कहे जारी, कौन जात है हारी, जो हर नाम सजीवन बूटी, खात बने तो खारी। तो एक आध इनकी लिख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं, कुछ फागें लिख लेते हैं इनकी। इनकी पंक्तियां नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फागें हैं, तो हम उनकी पहली पहली कुछ पंक्तियां लिख रहे हैं। रसना राम नाम, रसना राम राम कहे जारी, रसना मतलब होता है जीव, है ना, जिब्या। राम नाम कहे जारी, कौन जात है हारी। ये भक्ति परक है इनकी। एक और लिख लो, भजमन राम सिया भगवानु, भजमन राम सिया भगवान है। कछु संग नहीं जानो, भजमन राम सिया भगवाने, कछु संग नहीं जाने, भजमन राम सिया भगवाने। धन संपत्ति सब माल खजानो, रेजे ये ठिकानो, भाई बंद और कुटुंब कबीला, जे स्वार्थ सब जाने, केड़ा कैसो छूर ईश्वरी, हंसा हुए रवाने, चलमन बिंद्रावन में रहिए, कृष्ण राधिका कहिए, झाड़ूदार होए गोकुल के, गैलों साफ बनाई। तो ये पूरी है। आपको बता दें कि ये अंत समय में वृंदावन चले गए थे और वृंदावन ही रहे। फिर लास्ट में जब ये बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए तो उस समय ये अपने पुत्री के पास चले गए और वहीं पर इनका देहावसान हुआ। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था धीरे पंडा। धीरे पंडा इन्हें नृत्य में ले जाते थे राई में, और वहीं से इनकी लोक प्रसिद्धि आगे बढ़ी। तो धीरे पंडा का भी नाम याद रखना हो, इनके मित्रों में से थे, एक विशेष मित्र थे धीरे पंडा। इनको लिखते चलिएगा और एक दो पंक्ति एक दो बार पढ़ते रहिएगा इनको। कभी ये पंक्तियां पूछ लें आपसे तो आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगले हैं हमारे संतोष सिंह बुंदेला। संतोष सिंह बुंदेला अगले लोक साहित्यकार, मध्य प्रदेश के बुंदेली क्षेत्र के। इन्होंने बुंदेली गीत लिखे, बड़े सरस गीत लिखे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के समकालीन थे और उनसे कई बार इनका वार्तालाप भी हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से आपने गीत लिखे हैं। तो नंबर 3 है संतोष सिंह बुंदेला। संतोष सिंह बुंदेला, इनका जन्म जो है वो 1930 को हुआ था छतरपुर, 15 मई 1930 को छतरपुर। छतरपुर में भी एक गांव है, अगर पूछा जाए तो पहाड़ गांव। आपका जन्म हुआ था। आप क्या करते हैं, तो आपने बुंदेली गीत लिखे हैं। अगर कभी पूछा जाए तो आपने क्या लिखा है, बुंदेली गीत लिखे हैं। और किसकी प्रेरणा से लिखे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। नाम सुना होगा आपने भवानी प्रसाद मिश्र का। इनकी एक आध रचना बता दो जल्दी से। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रेरणा से आपने बुंदेली क्या लिखे हैं, गीत बुंदेली भाषा में लिखे हैं। भवानी प्रसाद जहां हिंदी में चर्चा कर रहे थे, वहां ये बुंदेली में लिख रहे थे। इनके गीतों के कुछ शीर्षक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे रमटेरा की तान, मिठुआ कुआ को नीर। ऐसे कुछ इनके शीर्षक हैं जिस शीर्षक के कारण आपको याद रखने पड़ेंगे। और कुछ इनकी पंक्ति तो हम कर ही लेंगे। दिवारी आई है उमंगे लाई है, कुछ इनके ऐसे गीत हैं। ऐसो जो बुंदेलखंड है सो नैनो लगे, ये भी इन्हीं का है। सतपुड़ा के जंगल, वेरी गुड। तो चलते हैं इनके गीतों के कुछ शीर्षक। पूछें आपसे कि इस शीर्षक से किसने लिखे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो इनके गीत, रमटेरा की तान, रमटेरा की तान, मिठुआ कुआ को नीर, मिठुआ कुआ को नीर। और कौन है, दिवाली आई है उमंगे लाई है। उमंगे लाई है। ऐसो जो नौनो बुंदेलखंड है सो नौने से नौनो। ऐसो जो बुंदेलखंड है सो नौने से नैनो। ई माटी की आधी माटी है आधी में सोना, ये इन्हीं का है। चलिए अब इनका एक गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ था, मिठुआ कुआ को नीर। मिठुआ है ये कुआ को नीर के नाम से। और इसके संपादक जो रहे हैं वो रहे हैं बहादुर सिंह परमार। और बहादुर सिंह परमार ने इनके बारे में कुछ लिखा था। मैं एक और लिख दूं, ऐसो ऐसो जो बुंदेलखंड है नौने सो नौनो लगे, तो ये वाला भी इन्हीं का है। अब आगे चल के इनके बारे में बात करते हैं कि बहादुर सिंह इनके बारे में क्या कहते हैं, जिन्होंने मिठुआ है कुआ को नीर इस नाम से इनके गीतों का संग्रह प्रकाशित कराया था। उसी के बारे में उन्होंने कहा था। क्या कहा था मैं आपको सुना देता हूं। बहादुर सिंह परमार लिखते हैं कि स्वर्गीय संतोष सिंह बुंदेला
बुंदेली के ऐसे लाडले सपूत थे जिन्होंने अपने गीतों के माधुर्य से पूरे देश में बुंदेली की नई पहचान स्थापित की। इनके गीतों में लोक जीवन की सजीव झांकियां, बुंदेलधरा के प्रति अगाध प्रेम तो विद्यमान है ही, साथ ही ऋतुपरक रचनाओं में बुंदेलखंड का प्राकृतिक सौंदर्य सजीव हो उठा है। ये इन्होंने लिखा। और एक कभी भी पूछ लेंगे कि ये किसने कहा था, तो ये कहा था बहादुर सिंह परमार ने। किसके बारे में कहा था? संतोष सिंह बुंदेला के बारे में, जब उनका गीतों का संग्रह वो प्रकाशित कर रहे थे मिठौआ है कुआ को नीर के नाम से, तब। तो चलते हैं। किसके हैं ये? मिठौआ है ई कुआ को नीर, है ना। इन्होंने क्या कहा? स्वर्गीय संतोष सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के ऐसे लाडले सपूत हैं ऐसे लाडले सपूत हैं जिन्होंने अपने गीतों के माधुर्य से पूरे देश में बुंदेली की एक नई पहचान स्थापित की। इसको याद कर लीजिएगा। इनकी एक बहुत फेमस पंक्ति है जो हम अभी लिखेंगे। लेके गुटुआ गोरी पहाड़ कहां चली, मऊआ बीनन पहाड़ कहां चली। तो ये वाली है। मिठौआ है इन कुआं को नीर, ये तो है ही है। ऐसो जो बुंदेलखंड है सो नैनो लगे, ये मैंने लिखवाई दिया है, ये भी इन्हीं का है। चलिए अब इनकी एक पंक्ति लिखवा देता हूं। वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके जो गीत हैं वो इसी के शीर्षक से है, लेकिन एक है तो लिख लीजिए। एक कृषक जीवन से है। लेके गुटुआ गोरी कहां चली। एक खां लिखा है केवल, है ना। कहां चली, खां मतलब किधर को गई, चल दी, है ना। उसका मतलब ये है। गोरी पहाड़ कहां चली, है ना। पहाड़ कहां चली। अब वो उत्तर देगी। महुआ बीनन पहाड़ कहां चली, ऐसी। लेके गुटुआ गोरी
पहाड़ कहाँ चली, गुटुआ लेके जो युवती है, गोरी है, वो कहाँ के लिए चल दी है, पहाड़, पहाड़ की तरफ, खेत की तरफ चल दी है। और महुआ बीनन पहाड़ का चली, वो महुआ बीनने के लिए जा रही है। महुआ मतलब एक कृषि से संबंधित है, पेड़ होता है महुआ का, जिससे महुआ आते, महुआ मार्केट में बिक जाते हैं, है ना, जिनसे आप दारू बनती है और नशा होता है लोगों को। चलिए अगले हैं मनोज, माधव शुक्ल मनोज इनका पूरा नाम है, और ये बहुत अच्छे कवि साहित्यकार रहे मध्य प्रदेश के। इनका जन्म 1931 में सागर में हुआ था, कृषक परिवार से जुड़े हुए थे, और इन्होंने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की एक राई नृत्य है, और राई नृत्य जो मध्य प्रदेश का भी नृत्य माना जाता है, राजकीय नृत्य माना जाता है, उसमें शोध प्रबंध लिखा है। और ये सागर से ही विन्यास नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी करते थे। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम उसी पर चर्चा करते हैं। अगले हैं माधव शुक्ल मनोज। जन्म कब हुआ, 1931 में हुआ। कहां हुआ, सागर में। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि कहां हुआ था और कब हुआ था, हमें इनके साहित्यिक योगदान जरूर याद रखने हैं। इन्होंने लोक नृत्य राई पर पीएचडी की है, तो ये बहुत जरूरी है। किस पर की है, लोक नृत्य राई पर। राई पर शोध प्रबंध का मतलब होता है पीएचडी करना, शोध प्रबंध लिखा। अगली इनकी महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने विन्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए, विन्यास नामक मासिक पत्रिका। अब इनके कविता संग्रह लिख लेते हैं कौन कौन से प्रकाशित हैं, और फिर गद्य साहित्य लिख लेते हैं कौन कौन से प्रकाशित हैं। चलिए इनके कविता संग्रह लिख लेते हैं। सिक्ताकण, भोर के साथी, भोर के साथी, माटी के बोल एक नदी कंठ सी, माटी के बोल एक नदी कंठ सी, नीला बिरछा धुनकी रुई पे पौआ, नीला बिरछा, नीला बिरछा। और इसके बाद जो नंबर 6वें पर लिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है उस पर अपन अभी चर्चा कर लेंगे। धुन की रुई पे पौआ, धुन की रुई पे पौआ, पोआ।
ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इसलिए कह रहा था कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शुद्ध बुंदेली है, शुद्ध बुंदेली काव्य संग्रह है। अब आप कहेंगे ऊपर वाले बुंदेली नहीं है, बुंदेली ही हैं, लेकिन उनमें कहीं कहीं शिष्ट हिंदी का भी व्यवहार हो गया है। लेकिन जो शुद्ध बुंदेली इनका काव्य संग्रह है वो है धुन की रुई पे पौआ। अगर इनसे पूछें आपसे कि इनका शुद्ध बुंदेली काव्य कौन सा है, तो शुद्ध बुंदेली काव्य यही है इनका। टूटे हुए लोगों के नगर में षड्यंत्रों के हाथ, तो टूटे हुए लोगों के नगर में, टूटे हुए लोगों के नगर में षड्यंत्रों के हाथ होते हैं कई हजार। ये इनके कविता संग्रह हैं, इनके गद्य संग्रह भी और लिखने हैं। बेला नटनी और राजा हरदौल बुंदेला इनके नाटक हैं। तो बेला नटनी और राजा हरदौला मैं लिख देता हूं यहां पर, बेला नटनी और एक और है राजा हरदौल, नाटक हैं इनके। हरदौल लला के बारे में तो हम सभी जानते हैं। चलिए अब इनकी पे चलते हैं हम, किस पर, गद्य साहित्य पर। इनका गद्य साहित्य और ले लेते हैं। बुंदेलखंड के शिशु गीत, बुंदेलखंड के शिशु गीत है ना, और नौरता बुंदेलखंड के लोक नृत्य। नौरता वहां का एक लोक सांस्कृतिक पर्व है। नौरता के बारे में आपने सुना होगा, वही नौरता किताब लिखी है इन्होंने। बुंदेलखंड के लोक नृत्य, प्यास का बवंडर, अग्निकुंड तथा ईश्वरी की कविता, अग्निकुंड और एक और है ईश्वरी की कविता, ईश्वरी पर लिखी है। अब इनके बारे में हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध एक कवि रहे हैं, जो कवि रहे हैं आपके प्रगतिवादी। और वो क्या कहते हैं, प्रगतिवादी कवि कौन है, त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं। मनोज अन्वेषी गहरे संवेदनशील कवि हैं। उन्होंने बुंदेली की कविता को कविता की तरह उजागर किया। वे बुंदेली की मौलिक कवि हैं। प्रसन्नता की बात है कि वो बुंदेली कविता में आधुनिक हिंदी कविता के भावों में भिन्न भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करते हैं। मनोज के काव्य रचना को बुंदेली में वह स्तर है जो कोई अनुभूति चेतन कवि दे सकता है।
तो इनके बारे में स्टेटमेंट त्रिलोचन शास्त्री जी का लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी हिंदी के बहुत फेमस कवि रहे हैं, किस युग के प्रगतिवादी कवि रहे हैं। तो चलिए, तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इनके लिए। माधव शुक्ल मनोज के बारे में त्रिलोचन शास्त्री ने कहा है, क्या कहा है वो देख लीजिए। तो ये कहते हैं कि मनोज अन्वेषी गहरे संवेदनशील कवि हैं। मनोज गहरे अन्वेषी संवेदनशील कवि हैं। उन्होंने बुंदेली कविता को कविता की तरह ही उजागर किया है। उन्होंने बुंदेली कविता को कविता की तरह ही उजागर किया है। चलिए, आप में से कोई बता सकता है त्रिलोचन शास्त्री जी की कोई रचना? इनके बारे में श्री नर्मदा प्रसाद गुप्त भी कुछ कहते हैं, और वो कहते हैं कि बुंदेली कविता अपने पुराने ढर्रे और बासी अभिव्यक्ति से ऊब नहीं पाई, पर आज मनोज ने नई लीग पर चलकर अपने विविध प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि बुंदेली कविता हर तरह से सक्षम है। तो कौन कहता है? दूसरा और लिख लेते हैं। एक तो ये त्रिलोचन जी कहते हैं, दूसरा कहते हैं डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त। ये बुंदेली ही भाषा से जुड़े हुए मर्मज्ञ हैं, है ना, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं बुंदेली कविता अपने पुराने ढर्रे और बासी अभिव्यक्ति से उबर नहीं पाई। बुंदेली कविता अपने पुराने ढर्रे और बासी अभिव्यक्ति से उबर नहीं पाई, लेकिन आज मनोज ने नई लीग पर चलकर यह सिद्ध कर दिया कि
बुंदेली कविता हर प्रकार से सक्षम है। चलिए, अनुज जी क्या कह रहे हैं, उस जनपद का कवि हूं। इन्हें अवधि का अवधान कहा जाता है, याद रखिएगा, अवधि का अवधान। इनकी कुछ पंक्तियां अगर सुनना हो तो सुन लीजिए, और सुन के लिखना हो तो आप लिखने का प्रयास भी कर सकते हैं। गुप गुप डुप डुप, डुबका सो खात है सिकंदर के बेटा कीचड़ की तलैया में। नंगे धुरंगे लड़का आ गए कैसे ढांके का पहरावे। बोत अवई कपास खेत में तिन तनावत रुई धुनकत हो। तो ये वहाँ की लोक शैली के आधार पर लिखी गई हैं और वहाँ की चीज़ें जो बता रही हैं। इन्होंने राजनीति पर भी कई तरीके से कविताएं लिखी जो व्यंग्यात्मक भी रहीं, कुछ अच्छी रहीं। अपनो प्यारो लोकतंत्र है और छोर में कहूँ अंत है, तू भी राजा मैं भी राजा गोल चकासो यह अंतर है। झाड़ा फूकी अंट बंट सब जादूगर देखो स्वतंत्र है, अपनो प्यारो लोकतंत्र है। ये भी नहीं का है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम और बुंदेली साहित्यकारों पर चर्चा करेंगे। आप इन नोट्स तैयार करते जाना, जो मैं हाथ से लिख रहा हूं वो तैयार करते जाना। आपका अपने पास यूनिट 10 का पूरा नोट्स हो जाएगा। मैं टाइप करा के दे दूं या आप इसको लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या करना चाहते हो, जल्दी से बताइए। लिख लोगे क्या? जो मैं हैंड रिटन यहां पर लिख रहा हूं वो आप लिख लोगे क्या? ये पीपीटी तो मैं आपको अभी डाल दूंगा, क्लास के साथ ही अटैच कर दूंगा, तो आप पीपीटी में से देख देख कर लिख सकते हैं आराम से, क्लास पढ़ के और पीपीटी में से देखकर। बताइए, लिखना अच्छा है? चलिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कल हम और जैसे भैयालाल व्यास है ना, तो अब हम गोरेलाल कवि, भैयालाल व्यास, इन पर भी चर्चा करेंगे कल। तो कल मिलते हैं बुंदेली के और कवियों के साथ। तब तक की जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, आपको बता दूं कि जो 9 यूनिट है आपकी, यूनिट 9 है आपकी, उसके जो वीडियो में चला रहा था अभी लाइव सेशन, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान थी, भवानी प्रसाद मिश्र जी थे, है ना, तो इनको, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता थी, ये कहाँ है? तो ये आपके कविता खंड में है ना। यूनिट 9 का अलग से फोल्डर बना के उनको रख देता हूं। ये यूनिट 10 का फोल्डर अलग बना हुआ है, उसमें ही आपको देखना है। जय हिंद, धन्यवाद।